हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 22 है, जिसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम आरओ, एआरओ, एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी और अन्य स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा विटामिन ज़्यादातर खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी, इन सारी चीज़ों में पाया जाता है? तो देखिए, खट्टे फलों में ज़्यादातर एक तरह से क्या होता है, सिट्रस रस होता है, यानी कि सिट्रस एसिड होता है, यानी कि वो एक तरह से क्या होता है, विटामिन सी होता है। ठीक है, तो खट्टे फलों में या स्ट्रॉबेरी, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, देखिए विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और देखिए विटामिन ए, डी और ई ये किन चीज़ों में पाया जाता है? तो देखिए विटामिन ए पाया जाता है जैसे हरी सब्जियां हो गई, दूध हो गया, डेयरी प्रोडक्ट, शकरकंद, गाजर और ब्रोकली, तरबूज, पपीता, अमरूद, इन सारी चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन डी देखिए कुछ ही मुख्य चीज़ों में पाया जाता है, जैसे आप अगर धूप में बैठ रहे हैं सुबह सुबह, मछलियों और दूध, इन सारी चीज़ों में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन ए देखिए कि वनस्पति तेल, मूंगफली, सोयाबीन, पालक, इन सारी चीज़ में विटामिन ई पाया जाता है। तो देखिए कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि यानी कि इको, जिसको हम कहते हैं कोई आवाज़ कहीं पे जाती है वापस टकरा के आती है तो उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। तो देखिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए? तो देखिए ये होता है 17 मीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम जो दूरी होती है स्पष्ट दृष्टि की, वो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रतिध्वनि की बात हो रही है, यहाँ पे ध्वनि की बात हो रही है। और ये क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जो प्रतिध्वनि होती है उसकी जो एक डिस्टेंस होनी चाहिए वो 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए कि ध्वनि के बारे में आपको दो चीज़ आपको बता दूं। देखिए जो मनुष्य जो जिस ध्वनि को सुन सकता है उसकी रेंज क्या होती है, 20 से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड, ये यानी कि हर्ट्ज, ये हमारी मनुष्य की जो सुनने की शक्ति होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से श्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है इसको पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, यानी कि पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखिए यहाँ पे 20 से अगर कम होगा तो हम नहीं सुन पाएंगे, और 20,000 से भी अगर ज़्यादा होगा तो नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको क्या कहते हैं, अगर 20 से कम होगा तो क्या होता है, अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। और इतनी कम जो ध्वनि होती है उसको केवल कुत्ते या बिल्ली या अन्य चीज़ें जो है इसको सुन पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। वह ऊतक जो इनके टिश्यू जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं, तो देखिए द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कैम्बियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्रेरकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या काम करता है तो इसके बारे में बताना है। तो देखिए कि कैटलिस्ट क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है या घटाता है, यानी कि उसको परिवर्तित करता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं। तो देखिए एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 और 4। देखिए आपको यहाँ पे बता दूं कि जो उत्प्रेरक क्या है कि एक ऐसा पदार्थ जिसकी उपस्थिति में हम देखते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो गति है वो परिवर्तित होती है, यानी कि चेंज होती है, चाहे वो घट सकती है बढ़ सकती है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा उत्प्रेरक जिसकी उपस्थिति में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अगर घट जाता है तो उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्प्रेरक मोस्टली क्या होता है कि वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उसकी गति को परिवर्तित करता है, यानी कि प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य क्या है? तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, वो हमारे जो पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, और यह बैक्टीरिया को मारता है। देखिए हमारे भोजन, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे भोजन के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे पेट में चला जाता है, लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो एक तरह से इन बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है और बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो देखिए आवर्त सारणी में सबसे जो हल्की धातु होती है वो होती है लिथियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए सबसे जो अधातु है, क्रियाशील अधातु, वो है फ्लोरीन।
और सबसे बड़ा तत्व है सीजियम। तो देखिए ये आवर्त सारणी के कुछ जो तथ्य के बारे में बताया। और देखिए आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो देखिए इसका जो निर्माण किया था हेनरी मोजले ने 1913 में किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा हूँ। और देखिए एक चीज़ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 7 होते हैं और ग्रुप 18 होते हैं, और इसमें सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम है। और यहाँ पे गैसों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आवर्त सारणी के बारे में ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत रक्त कण के व्हाइट ब्लड सेल के जीवन काल लगभग कितने दिनों का होता है? तो देखिए व्हाइट ब्लड, यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल की WBC की बात हो रही, तो देखिए इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है। ठीक है, 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। और देखिए जो लाल रक्त जो कोशिकाएं होते हैं इनकी रेड ब्लड सेल, उसका जो जीवन काल जब बहुत ज़्यादा होता है, 100 से लेके 120 डेज होता है। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होता है हमारे रक्त में, उसकी जो जीवन काल होता है 3 to 5 डेज होता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे रक्त के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि हमारे रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। ठीक है, तो ये रक्त के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है, आप लोग जरूर नोट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जीवों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है? तो देखिए जीवों के द्वारा कौन सी ऐसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अपशिष्ट एक तरह से हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं? तो देखिए अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, ये सारे पदार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सारे नाइट्रोजन युक्त जो है अवशिष्ट पदार्थ है जो हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, इनकी जीव जंतुओं के द्वारा या मनुष्य के द्वारा इसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन हम उत्सर्जित करते हैं वो मूत्र के द्वारा, यूरिन के द्वारा बाहर आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके कारण शाखाओं से, इनकी जो पेड़ों की शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है? तो देखिए इसका क्या कारण है? जो कॉर्क के बाहर विल्गन परत बन जाने के कारण होता है। तो देखिए एक तरह से कॉर्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। तो देखिए उसमें एक तरह से विल्गन परत बन जाती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वो एक तरह से पत्तियां झड़ने लगती है। ठीक है, देखिए कि जो कॉर्क होता क्या है, तो देखिए कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे ये है एक तरह के कॉर्क। ठीक है, कॉर्क क्या होता है कि वृक्षों का जो एक बाह्य तना होता है, जो बाह्य जो है त्वचा होती है एक प्रकार की, और जिसमें हम देखते हैं जिस पर अवस्थित मृत कोशिकाओं के बने ऊतकों का एक मोटा स्तर होता है। देखिए आप इस तरह देखे होंगे पेड़ों की छाल के ऊपर जैसे एक तरह का इस तरह का ये बना होता है, इसको कॉर्क बोलते हैं या काग बोलते हैं। ठीक है, और ये सामान्यतः देखिए कि इसके कारण क्या होता है कि हवा या पानी पेड़ के भीतर नहीं जा पाते हैं, और ये लगभग सभी वृक्ष में होते हैं और अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक है, यानी कि किस ऊतक के प्रकार है? तो देखिए ये है एक तरह से जटिल ऊतक के प्रकार है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते क्या हैं? तो देखिए यदि स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें हम जटिल ऊतक कहते हैं। और देखिए ऊतक होता क्या है? तो देखिए कि समान उत्पत्ति, संरचना व कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू कहते हैं या ऊतक कहते हैं। और इसका जो इस ऊतक विज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं, किसको कहते हैं? विचट को कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ऊतक विज्ञान के जनक विचट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या कितनी होती है? तो देखिए इसमें जो ठोस अधातुओं की संख्या होती है वो 10 होती है। ठीक है, हमने देखा था कि गैसों की संख्या कितनी होती है, वो होती है हमारा 11, और 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में, और 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ठोस अधातुओं की संख्या 10 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। हृदय यानी कि हार्ट की ओर रक्त को पहुंचाने वाली रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं, शिरा। देखिए शिरा और धमनी में आपको दो चीज़ आपको बता दूं। शिराओं में एक तरह से हमारी जो है खराब खून बहती है, लेकिन धमनियों में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, लेकिन इसका एक जो एक्सेप्शन क्या है, देखिए जो शिरा है इसमें पल्मनरी शिरा जो होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन धमनियों में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके एक्सेप्शन है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये मैंने बताया। देखिए और देखिए एक चीज़ मैंने बताया था कि अभी जी पल्मनरी धमनी है उसमें उसके अतिरिक्त सभी में शुद्ध रक्त बहता है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन अंगों का नाम बताइए जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। तो देखिए उत्सर्जन प्रणाली को बनाने के लिए देखिए इसमें कौन कौन से अंग पार्टिसिपेट करते हैं? तो यूरेटर हो गया, किडनी हो गया, मूत्राशय व यूरेथ्रा, ये सारे हो गए एक तरह से, ये सारी चीज़ मिलकर हमारे उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। ठीक है,
देखिए किडनी अब रक्त का साफ करने का काम करता है, जो मूत्राशय है उसमें जो मूत्र इकट्ठा होता है, ठीक है। और इस तरह से ये सारी चीज़ क्या होता है, उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। उत्सर्जन इनकी जो अंग होते हैं वो होता क्या है, तो देखिए कि जिनमें हम देखते हैं कि वे अंग ऐसे होते हैं जिसमें हम देखिए जिसके द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको जो एक तरह से बाहर निकाला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन अंग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, पार्श्व विभाज्योतक किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए जो पार्श्व विभाज्योतक जो ऊतक होते हैं, देखिए अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं और सबका अलग अलग काम होता है। तो देखिए ये एक तरह से मोटाई में वृद्धि के लिए काम होता है, ठीक है। तो पार्श्व विभाज्योतक होते हैं वो एक तरह से मोटाई में वृद्धि के लिए कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में मौजूद सबसे हार्ड पदार्थ का नाम बताइए। तो देखिए हमारे शरीर में सबसे जो मजबूत, सबसे हार्ड हम कह सकते हैं कठिन जो पदार्थ है वो क्या है, तामचीनी, यानी कि जिसको हम कहते हैं एनामेल बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, तो देखिए कि हमारे दांतों के जो हमारे दांत जो जबड़ा जहाँ पे दांत होती है, ठीक है, ये देखेंगे इस तरह के स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं, तामचीनी या एनामेल कहते हैं, ठीक है। ये एक तरह से दांत का पतला बाहरी आवरण होता है और ये सबसे ज़्यादा, ये जो एक कठिन खोल है एक तरह से सबसे ज़्यादा जो है ये हार्ड होता है और मानव शरीर में पूरी जो है सबसे किसी भी चीज़ इससे ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने तत्वों से संबंधित अष्टक नियम दिए थे। तो देखिए अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूलैंड्स ने किया था। और इस नियम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह अष्टक नियम कहलाता है और इसको दिया था न्यूलैंड्स ने दिया था, ठीक है। तो इस तरह के कई बार नियम जो है एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है और वो ये पूछा जाता है कि ये किसने दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय यानी कि हार्ट के द्वारा प्रति मिनट कितने लीटर रक्त को पंप किया जाता है। तो देखिए हृदय के द्वारा 4.5 लीटर प्रति मिनट में पंप किया जाता है। तो देखिए हृदय कितना काम करता है कि यानी कि 1 मिनट में 4.5 लीटर जो है रक्त पंप करता है, ठीक है। और देखिए हृदय के बारे में आपको बताऊं कि जितने भी केशुरुकीय का हृदय होता है इनकी उसमें एक कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है और यह एक ऐसा हमारे शरीर का अंग है जो एक तरह से केवल और केवल कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है। जो एक अनैच्छिक पेशी यानी कि इनवॉलंटरी मसल ऊतक है जो केवल हृदय में ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये बता कि कार्डियक मसल केवल ही हृदय में ही पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में रुधिर यानी कि ब्लड किसके द्वारा छनता है। तो देखिए हमारे जो ब्लड है वो किसके द्वारा छनता है। तो देखिए हमको सबको पता होगा कि हमारी जो सबको ऐसा पता होगा कि फेफड़े में रक्त छनता है, लेकिन एक्चुअल में फेफड़े के अंदर के इसके जो पार्ट है उसमें क्या कहते हैं, बोमेन स्फुट संपुट में ये ब्लड एक तरह से छनता है, ठीक है। वहाँ पे फिल्टर होता है, ठीक है। तो देखेंगे इसके फिगर में आप देखेंगे कि ये है एक तरह से बोमेन्स कैप्सूल जिसको हम कहते हैं कि बोमेन्स संपुट बोलते हैं, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार की यहाँ पे जो फिगर में देख रहे होंगे सबके अलग अलग यहाँ पे कार्य है, ठीक है। ये यहाँ पे अफेरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है। तो ये सबके अलग अलग काम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है। तो देखिए मृत कोशिकाएं किस में पाई जाती है, वो पाई जाती है एक तरह से दृढ़तक ऊतक में। हम देखते हैं कि इस प्रकार की एक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ऊतकों के बारे में हम बात करें तो देखिए ऊतक की विज्ञान होता है किसके अंदर, हम कौन से विज्ञान की किस शाखा में हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं, वो है हिस्टोलॉजी या औतकी, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि ऊतकों के जो विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, बिसिट कहा जाता है, ठीक है। और देखिए कि पौधे के शरीर में प्रत्येक ऊतक एक विशिष्ट कार्य करता है, ठीक है। तो प्रत्येक ऊतक का एक विशिष्ट कार्य होता है पौधे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि भोजन का पूर्ण पाचन किसमें होता है। तो देखिए भोजन का पूर्ण पाचन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन इनकी छोटी आंत में होता है, ठीक है। देखिए बहुत सारे अंग जिसमें पाचन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो पूर्ण पाचन होता है वो हमारी छोटी आंत में होता है, ठीक है। और देखिए कि जो हमारे लार ग्रंथियाँ हो गया, जिगर हो गया, अग्न्याशय, ये सारे हमारे एक तरह से जो पाचन जो प्रणाली है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उसका पार्ट है, ठीक है। जो सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लीवर, पैनक्रियाज, ये सारे हमारे जो पाचन तंत्र का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया था। तो देखिए मेंडलीव ने बताया था कि परमाणु के द्रव्यमान यानी कि परमाणु के भार के क्रम में रखा गया था मेंडलीव की आवर्त सारणी में, ठीक है। देखिए मेंडलीव ने क्या बताया कि उनने जो अपना आवर्त नियम दिया था उस नियम के अनुसार ये कहा गया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, यानी कि उनके जो द्रव्यमान भार के आवर्ती फलन होते हैं इनके परमाणु भार के,
आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त जो नियम दिया गया मोज़ले के द्वारा दिया गया था, और उन्होंने क्या बताया, तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने दो चीज़ें देखा कि एक तो जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बताया था उसमें परमाणु भार के अकॉर्डिंग बताया गया था, और जो अभी आधुनिक आवर्त है वो परमाणु संख्या जो मोज़ले ने दिया था। ठीक है, तो ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है, इनकी कहाँ पे जो हमारी रेड ब्लड सेल है वो बनती है, तो वो बनती है अस्थि मज्जा, इनकी बोन मैरो में बनती है। और देखिए बोन मैरो जिन जीव जंतु में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, केशरुकी प्राणी, इनकी वर्टिब्रेट प्राणी कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बैकबोन पाए जाते हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी होती हैं। और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उनको क्या कहते हैं, अकेशरुकी प्राणी, इनकी इनवर्टिब्रेट कहते हैं। ठीक है, और देखिए इनवर्टिब्रेट में क्या होता है, ना ही उसमें मेरुदंड इनकी बोन मैरो होता है, ना ही किसी अवस्था में वो विकसित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो देखिए जो हमारे यूरिन का जो रंग होता है अलग से थोड़ा येलोइश होता है, वो यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए ये जो जो यूरोक्रोम होता है, ठीक है, ये एक तरह से हम देखें हमारे यूरिन का कलर के लिए होता है। लेकिन देखिए कि जो हमारे मल का जो येलो कलर होता है वो तरह से बीटा कैरोटीन के कारण होता है। और ये किस में पाया जाता है, ये जैसे कि कई साग सब्जियां, फलों, अनाज में पाया जाता है, या शकरकंद हो गया, गाजर, कद्दू, इसमें बीटा कैरोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि हमारा जो मल का कलर है वो हल्का येलो होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तने की परिधि निम्नलिखित में से किसके कारण बढ़ती है। तो देखिए हमारे जो तना होता है जो पौधे की, वो पार से विभाजों तक होता है। इनकी देखिए ऊतकों के अलग अलग मैंने कार्य बताया। तो देखिए कि यहाँ पे अगर परिधि की अगर हम बात करें तो परिधि की जो वृद्धि होती है वो पार्श विभाजोत्तक के कारण होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं, जो हमारे एपिकल मेरिस्टेम होता है, यानी कि जो शीर्ष विभाजोत्तक होते हैं, जो लंबाई में वृद्धि के लिए होता है, जो संवहन ऊतक होता है वो चौड़ाई में वृद्धि के लिए होता है, और द्वितीयक वृद्धि कैम्बियन के कारण होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए आधुनिक रसायन विज्ञान की बात हो रही है, तो ये लेविजियर को एक तरह से आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है, देखिए कि जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाते हैं, तो ये ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है, इनके जनक कहा जाते हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, थियोफ्रेस्ट को कहा जाता है। ठीक है, अब आपके लिए इस सेशन के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, शरीर में मौजूद सबसे हार्ड पदार्थ का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, और ज़्यादा से शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।